सो मैम जैसे ओनली पीएचडी हम कहते हैं ना, सबसे पहले तो मुझे यही एक बहुत बड़ा स्कैम लगता है। एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस लें तो रिसर्च इज़ अ प्रोमिनेंट सब्जेक्ट। बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर आपको एनरोलमेंट हो गया, लेकिन आपको गाइड ऐसा मिला है जिसको कुछ नॉलेज नहीं है, तो आपका पूरा जो पीएचडी है ना वो बहुत दुखद गुजरने वाला है। बट जहाँ आप फंसोगे वो है आपका रिसर्च मेथडोलॉजी वाला सेक्शन। कौन सा रिसर्च का डिज़ाइन है, टाइप है, अप्रोच है। जो सिलेक्शन के चांसेस हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो पीएससी के थ्रू ज़्यादा रहते हैं नेट वाले कैंडिडेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। Hello everybody, this is Dr. Hina and today I welcome you all in the podcast series जहाँ पर आज मैं और बुशरा मैम आपको बताने वाले हैं दी हार्डकोर रियलिटी ऑफ पीएचडी इंटरव्यूज़ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर इंटरव्यूज़। जानेंगे इज़ इट अ रियलिटी और अ फॉर्मेलिटी जब भी आप जाते हैं पीएचडी इंटरव्यूज़ के लिए या असिस्टेंट प्रोफेसर इंटरव्यूज़ के लिए। तो स्टार्ट करते हैं मैम पॉडकास्ट सीरीज़ को। पहले तो मैम मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप भी अभी पीएचडी प्रोसेस में है, तो क्या ये प्रोसेस है पीएचडी का? बिकॉज अगर हम देखें मेजॉरिटी ऑफ दी जनता जो रिज़ल्ट आता है यूजीसी नेट का, दे क्वालिफाई फॉर ओनली पीएचडी कैटेगरी। तो उनको रहता है कि 1 साल में हम इनरोल हो जाएं, पीएचडी करें। सो आप क्या इनपुट दोगे इन स्टूडेंट्स के लिए? सो मैम जैसे ओनली पीएचडी हम कहते हैं ना, सबसे पहले तो मुझे यही एक बहुत बड़ा स्कैम लगता है, बिकॉज वो 1 ईयर का जो विंडो दिया है एडमिशन लेने के लिए, दिस इज सच अ शॉर्ट विंडो। अगर मैं अपनी ही बात करूँ तो मुझे 7 to 8 months लगे थे एक यूनिवर्सिटी के अंदर जाने में, क्योंकि एक तो नोटिफिकेशन इतना डिलेड आती हैं पीएचडी की, और हर जगह पे 2-2 3-3 वैकेंसीज 4 वैकेंसीज आ रही होती हैं। तो आप अप्लाई करते हो, पूरा प्रोसेस होता है, आप रिसर्च प्रपोजल बनाते हो जिसमें आई गेस अप्रॉक्सीमेटली 1 महीना तो लगता ही लगता है स्टूडेंट को। फिर इंटरव्यू का प्रोसेस होता है, देन फाइनल सिलेक्शन आता है। तो जब भी हम इंटरव्यूज़ की बात कर रहे हैं यहाँ पे, सो आई वुड लाइक टू ब्रेक इट डाउन बिटवीन 2 कैटेगरीज ओवर हियर। एक वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अपना खुद का एंट्रेंस एग्जामिनेशन लेती हैं, साथ ही साथ फिर इंटरव्यूज़ कंडक्ट कराती हैं। दूसरी वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो डायरेक्टली इंटरव्यूज़ यहाँ पे कंडक्ट कराती हैं हमारे लिए। तो जो यूनिवर्सिटीज़ जैसे एंट्रेंसेस कंडक्ट कराती हैं, जैसे नाम अगर मैं लूँ तो लखनऊ यूनिवर्सिटी हो गया, इस तरीके से कई सारे आईआईटीज़ वगैरह भी हैं जो अपने रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट कराते हैं। सो 90% वेटेज जो है वहाँ पर चला जाता है आपके रिटन एग्जामिनेशन को, एंड जो इंटरव्यू होता है वो 10% वेटेज लेता है ऑन एन एवरेज जो यूनिवर्सिटीज़ का लेवल है, जैसे BHU में भी होता है RET एग्जामिनेशन वगैरह। देन हमारे पास में आती है वो यूनिवर्सिटीज़ जो डायरेक्टली लेती हैं, जहाँ पे यूजीसी नेट के स्कोर्स को अब 70% वेटेज दिया जाता है और 30% वेटेज के ऊपर हमारा जो सिलेक्शन है वो टेक प्लेस करता है। नाउ मैम ये तो हो गया हमारा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन कि इस तरीके से जाता है। नाउ व्हाट इज़ द हार्ड ट्रुथ कि क्या एक्चुअल में जो ओनली पीएचडी वाले स्टूडेंट्स हैं वो सिलेक्शन ले पाते हैं, या वेटेज यहाँ पर भी चेंज हो जाता है? मैम बिल्कुल, एक चीज़ तो ये रहती है कि आप जिस यूनिवर्सिटी के पास आउट हो, ये एक पॉइंट बहुत रहता है। बिकॉज इवन इफ़ अगर अपने आप को एज अ टीचर की जगह रखें, सो इफ़ वी नो अ स्टूडेंट फ्रॉम पास्ट 2-3 ईयर्स, तो हमें भी लगता है कि हाँ, अगर इस पे हमें मेहनत कम करनी पड़ेगी तो कौन आज की डेट में, आई थिंक गाइड्स का एक ही मोटो रहता है दैट दे डोंट प्रेफर टू वर्क दैट हार्ड फॉर एनी ऑफ द कैंडिडेट्स। सो एक पॉइंट ये आता है कि इट इज़ वेरी गुड इफ़ यू अप्लाई इन द यूनिवर्सिटी जिसके आप पास आउट रहे हो ड्यूरिंग मास्टर्स या बैचलर्स, आपके पास एक फैमिलियर फेसेस रह जाते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप पीएचडी प्रपोजल के इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि जेन्युइन कैंडिडेट्स नहीं होते, लेकिन आपको उसमें प्रपोजल प्रेजेंटेशन से जुड़े जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो इतने अच्छे से आपको आना चाहिए कि आपको ये पता होना चाहिए आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रीड करे, कहाँ से बनाया। उसके लिए दैट इज़ द रीज़न कि आपका यूजीसी नेट सिलेबस ले लीजिए, या फिर अगर आप एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस लें तो रिसर्च इज़ अ प्रोमिनेंट सब्जेक्ट। मैक्सिमम क्वेश्चंस ही आपके रिसर्च में रहते हैं, इनफैक्ट पेपर 1 पेपर 2 में। सो इफ़ यू आर थरो विद योर प्रपोजल, आई थिंक इवन द genuine candidates get selected। और जैसे कि मैम ने कहा कि अगर आपका दिल्ली में जो नीपा इंस्टीट्यूट है जो स्पेशली फेमस एजुकेशन की फील्ड में भी, वहाँ पर भी मैम यही प्रोटोकॉल है कि आप हमारा एंट्रेंस टेस्ट क्लियर कीजिए, उसके बाद वो आपको नेट के अमाउंट की ही फेलोशिप भी देते हैं। द रीज़न बीइंग कि वहाँ पर एक चीज़ ज़रूर है कि आपको जेन्युइन कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस देते हैं, इसलिए वो अपनी खुद की स्कॉलरशिप भी रखते हैं। बट एक पॉइंट है कि अगर आप फैमिलियर फेस हो और आपको फैकल्टी जानते हैं तो येस यू डू गेट इन, कह लीजिए आपको दूसरों के कंपैरिजन में प्रेफरेंस मिलता है, यू गेट एन एज ओवर द अदर कैंडिडेट्स, भले ही आप कितने भी जेन्युइन क्यों नहीं हो। एंड सेकेंडली फॉर JRF ऑल्सो, दिस गोज़ फॉर JRF एज वेल, क्योंकि ओनली PhD कैटेगरी में अगर हम इस बार का भी देखें मैम, जुलाई के एंड में आपका रिजल्ट आउट हुआ,
बट आपके मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ के फॉर्म जून में आउट हो गए थे, तो उन्होंने वेट नहीं किया जुलाई के लिए। अब आपका जो रिज़ल्ट है वो नेक्स्ट जुलाई तक वैलिड है। अब नेक्स्ट जुलाई के लिए आपके पास विंडो 2 ही बार खुलनी है, एक बार जनवरी में खुलनी है, एक बार अगेन जुलाई में होगा। अब उस बीच में हो सकता है मेजॉरिटी के लिए आपका ये जो पीरियड है ओवर हो जाएगा। एंड अगर आप मास्टर्स लास्ट ईयर में हो तो फिर आपके लिए इस कैम्प बहुत ही बड़ा है, क्योंकि किसी काम का नहीं है, या आपका ओनली PhD, आपको फिर से पेपर देना है, फिर से अटेम्प्ट करना है। सो यही चीज़ है मैम। कुछ प्रपोजल प्रेजेंटेशन से जुड़े आप बता सकते हो किस तरह के क्वेश्चंस बहुत प्रोमिनेंट है जिनको वो पूछेंगे ही, एंड जिसमें वो बच्चों को फंसाते भी हैं। ट्रू। सो जब भी आप लोग PhD के लिए अप्लाई करना, एक चीज़ याद रखना कि हम बहुत ज़्यादा फोकस रखते हैं यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने में, कि सेंट्रल में जाना है या इंस्टीट्यूट्स में जाएं या स्टेट यूनिवर्सिटीज़ को प्रेफर करें। बट जब भी आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर रहे हो ना, तो एक अपर लेवल रखना गाइड्स को सेलेक्ट करने के लिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी तो ठीक है मैटर करती है, लेकिन गाइड मैटर करता है आपके लिए। मान लो एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर आपको एनरोलमेंट हो गया, लेकिन आपको गाइड ऐसा मिला है जिसको कुछ नॉलेज नहीं है, तो आपका पूरा जो PhD है ना वो बहुत दुखद जो है वो गुजरने वाला है। पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। गाइड ऐसा सेलेक्ट करना जिसको नॉलेज हो, जो आपको कुछ इनपुट दे पाए। PhD करनी खुद ही है, बट गाइड को एटलीस्ट थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए कि जो आपको गाइड कर सके, जो उसका नाम है ना गाइड, वो गाइड कर सके। नाउ इंटरव्यू प्रोसेस की अगर हम बात करें, तो इंटरव्यू के अंदर आप एक रिसर्च प्रपोजल जो है वो लेके जाते हो, जो कि 8 to 10 पेजेस का होता है, जिसमें आपके रिसर्च के सारे स्टेप्स लिखे होते हैं कि इंट्रोडक्शन क्या है आपके टॉपिक का। तो लेट्स से फॉर एन एग्जांपल आपने कोई एक्स टॉपिक सेलेक्ट किया। लेट्स से फॉर एन एग्जांपल आपका टॉपिक था मर्जर्स एंड एक्विजिशंस बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड। तो अब आप इंट्रोडक्शन उसको डिफाइन करोगे कि मर्जर्स एंड एक्विजिशंस क्या है, वर्ल्ड लेवल पे कैसे हो रहे हैं, फिर नेशनल लेवल पे कैसे हो रहे हैं, फिर आप अपने जो भी आपने सेक्टर चुना है उस तक कैसे हो रहे हैं। फिर लेट्स से फॉर एन एग्जांपल आपने PNB का मर्जर आपको स्टडी करना है, फिर आप जो है वो स्पेसिफिकली और PNB के मर्जर की ओर बात करोगे। सो दिस इज हाउ आप इंट्रोडक्शन अपना क्यूरेट करते हो। फिर आप मूव करते हो अपना लिटरेचर रिव्यू के ऊपर। लिटरेचर रिव्यू में भी आप इसी तरीके से रिव्यू करते हो कि पहले आपने जो रिव्यू किया है वो जनरल लेवल के ऊपर, वर्ल्ड लेवल के ऊपर जो भी हो रही हैं स्टडीज़ उसके ऊपर किया, फिर नेशनल लेवल के ऊपर आया, एंड देन स्पेसिफिक आपके टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई लिटरेचर अवेलेबल है तो आपने उसको किया, अगर नहीं अवेलेबल है तो रिलेटेड लिटरेचर के ऊपर हम मूव करते हैं। ये करने के बाद में आप RM यानी रिसर्च मेथोडोलॉजी के पोर्शन के ऊपर मूव करते हो। रिसर्च मेथोडोलॉजी के पोर्शन के अंदर आप ये देखते हो कि आपके जो फेलो रिसर्चर्स थे, जो पहले के लोगों ने रिसर्च करी है, उन्होंने क्या मेथोडोलॉजी यूज़ करी है, आपका जो है ऑब्जेक्टिव्स क्या रहे हैं, आप गैप्स फिगर आउट करने की कोशिश करोगे, अपने ऑब्जेक्टिव्स को फिगर आउट करोगे। ऑब्जेक्टिव्स के ही आधार के ऊपर आपके हाइपोथेसिस जो होते हैं वो फ्रेम होते हैं। अप्रॉक्सीमेटली आप 3 से 4 हाइपोथेसिस लेने की कोशिश करोगे। अगेन हाइपोथेसिस वो होंगे जो आप एक 3 to 4 ईयर्स की ड्यूरेशन में अप्रोच कर पाओ। मतलब ऐसे हाइपोथेसिस मत लेना जिनको फुलफिल करते करते 7-8 साल लग जाए आपको, तो और इतने छोटे भी मत लेना हाइपोथेसिस। तो एक आप कह सकते हो सेट अमाउंट ऑफ हाइपोथेसिस, मतलब एक स्कोप वाले हाइपोथेसिस आप लेने की कोशिश करोगे। देन क्या टूल्स लगाने वाले हो, क्या टेस्ट आप इस्तेमाल करोगे, कि आपने कहा हाइपोथेसिस 1 को मैं रिग्रेशन एनालिसिस से कवर करूंगी, इसके लिए हम स्ट्रेटा का यूज़ करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको RM के अंदर अपनी लिखनी पड़ेंगी, एंड देन कम्स दी कंक्लूजन वगैरह वाला पार्ट। तो ये पूरा एक फ्रेमिंग आप अपनी रिसर्च प्रपोजल की बनाओगे। अब ये रिसर्च प्रपोजल से ही रिलेटेड मेजर क्वेश्चंस आपके इंटरव्यू के अंदर पुटअप किए जाते हैं। तो एक हो गया आपका टॉपिक, यानी मान लो आपका सब्जेक्ट था फाइनेंस, तो फाइनेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और मेन क्वेश्चंस आपके रिसर्च प्रपोजल में भी हाइपोथेसिस और जो रिसर्च मेथोडोलॉजी वाला पोर्शन होता है, दैट इज द मेन पोर्शन जहां से इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नाउ मैम जैसे उन्होंने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर ली, प्रपोजल बनाया, इंटरव्यू तक पहुंच गए हैं, सो कितना चांसेस रहता है कि जेन्युइन कैंडिडेट सेलेक्ट हो रहे हैं? मैम एक चीज़ तो मैं यहाँ पे आपने इतने अच्छे से बताया कि प्रपोजल प्रेजेंटेशन के स्टेप्स क्या रहते हैं, बट उसमें एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है। चिल्ड्रन ना, बच्चे, आप लोग बहुत सारे रिसर्च पेपर्स पढ़ते हो तो आप बहुत फैंसी वर्ड्स को लेकर बहुत अट्रैक्ट होते हो। आपको लगता है शायद आप जितने फैंसी वर्ड्स और हैवी वर्ड्स हम यूज़ करेंगे, मतलब एक होता है मिक्स मेथड रिसर्च, उसमें बच्चे लिख देते हैं कन्वर्जेंट मिक्स मेथड रिसर्च, ठीक है। वहाँ पर वो इसीलिए ही बैठे हैं कि आओ आप हमें यही समझा दो कि कन्वर्जेंट मिक्स्ड मेथड रिसर्च क्या है। पॉइंट इज, जितना सिंपल कहते हैं ना, शुद्ध भाषा में जितनी बात करोगे, तो ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि अगर आपको ऐसा लगता है आई एम नॉट थरो विद दिस टर्म, या तो आप उसे पढ़ लो, समझ लो और फिर अपने प्रपोजल में लिख लो, चलेगा। बट इफ़ यू थिंक कि आई विल नॉट बी एबल टू डिफेंड और डिफाइन दैट टर्म ड्यूरिंग माई प्रपोजल प्रेजेंटेशन, बेटर टू स्किप दैट। और ऐसा ज़रूरी नहीं रहता कि आपको हर स्टडी में ऑब्जेक्टिव
ऑब्जेक्टिव्स, हाइपोथेसिस और रिसर्च क्वेश्चंस तीनों बनाने हैं। बिकॉज जो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम मैंने देखा है कि आपसे एग्जामिनर यही पूछता है कि आपकी स्टडी में ऑब्जेक्टिव्स, हाइपोथेसिस, क्वेश्चन सब बनेंगे। तो ये क्लैरिटी नहीं होती स्टूडेंट्स को कि हाइपोथेसिस क्वांटिटेटिव में मैक्स मेजॉरिटी ऑफ द टाइम रहता है, क्वालिटेटिव में इवन इफ़ यू आर टेकिंग द ऑब्जेक्टिव्स दैट इज़ फाइन। आपको सबसे ज़्यादा फंसने का जो टाइम आता है, देखो आप ये बता दो कि टॉपिक क्या है, उससे जुड़ी 2-4 बातें भी कर लोगे आप, बट जहाँ आप फंसोगे वो है आपका रिसर्च मेथडोलॉजी वाला सेक्शन। कौन सा रिसर्च का डिज़ाइन है, टाइप है, अप्रोच है। अभी तक स्टूडेंट्स को लगता है ये सारी टाइप्स ऑफ रिसर्चेज हैं, बट आप लोगों को हम ये चीज़ क्लियर कर चुके हैं कि अगर आप फॉर एग्जांपल क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, आप लोगों को लगता है ये रिसर्च की टाइप है, बट इट्स द अप्रोच दैट यू आर यूजिंग फॉर द रिसर्च। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं ना, वो आपको सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं प्रपोजल में, प्रेजेंटेशन के टाइम पर। यही एक एरिया है जहाँ पर आप कमज़ोर हैं। रिव्यू आप कर लेंगे, इतने समझदार हैं, इंट्रोडक्शन आप बना लेंगे, भले इंग्लिश लैंग्वेज में, हिंदी में, हाँ, और एक मीडियम, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। मैं अगर आपको आज एक रियलिटी बताऊं तो कहीं ना कहीं इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स को मैंने देखा मैम कि अकॉर्डिंग टू मी, एज पर माई डेटा आई कुड से, कि प्रेफरेंस रहता है। थोड़ा ये है कि आज की डेट में भले ही हम वी आर नॉट सेइंग कि हिंदी भाषा हमें नहीं आनी चाहिए, नहीं सीखनी चाहिए, बट एक अदर साइड है कि इंग्लिश इज़ अ ग्लोबल लैंग्वेज। आप ये नहीं कह सकते कि मैं इंग्लिश का कोई वर्ड सीखना ही नहीं चाहती क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से हूँ। नहीं, आपको थोड़ा सा ब्रश अप करना पड़ेगा अपनी वोकैबलरी को। आप हिंदी मीडियम से भले हैं, लेकिन एटलीस्ट यू शुड नो द फॉर्मल टर्म्स ऑफ दैट पर्टिकुलर रिसर्च मेथोडोलॉजी का आपको या तो शुद्ध हिंदी में समझाना आना चाहिए, नहीं तो एटलीस्ट आपको इंग्लिश टर्म्स पता होनी चाहिए। ये एक प्रॉब्लम आती है, बच्चा जाता है, उसको या तो समझ नहीं आता क्वेश्चन क्या था। तो ये कुछ पैरामीटर्स वहाँ रहते हैं जब आपका सिलेक्शन होता है। रिसर्च मेथोडोलॉजी का पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, बच्चे कोट्स डाल देते हैं रेफरेंसेस में, आपका वो कोट का कुछ भी मेंशन नहीं होता कि कोट आपने कहाँ से पिक करी है। आपने जो रेफरेंसेस डाले हैं वो फॉरेन ऑथर्स के डाल दिए, और कहीं पर भी आप ये डिफाइन नहीं कर पाते कि इस पर्टिकुलर ऑथर जिसका मैंने नाम लास्ट में रेफरेंसेस में डाला है, उससे मैंने क्या पिक किया था। तो आपको पता होना चाहिए आप रेफरेंसेस में जिन का नाम कोट कर रहे हैं उनका कौन सा मटेरियल आपने अपने प्रपोजल में यूज़ किया है। दिस वाज द क्वेश्चन आस्क्ड टू मी इन जामिया मिलिया इस्लामिया, मतलब मुझसे पूछा गया था कि आपने जो रेफरेंसेस लिखे बताओ उनसे क्या क्या आपने पिक किया था। एंड इतना स्ट्रेंज क्वेश्चन पूछा था मुझसे उन्होंने पूछा कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लिटरेचर रिव्यू वर्सेस रिव्यू ऑफ लिटरेचर। एंड आई एम ग्लैड कि मुझे आंसर पता था कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर रिव्यू क्या है, बट मेजर स्टूडेंट्स मुझे लगता है अभी अब कमेंट सेक्शन में भी बताना व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लिटरेचर रिव्यू ऑफ लिटरेचर। तो ये छोटे छोटे से टर्म्स हैं जिसमें आपसे इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो आप जो भी चीज़ें लिख रहे हो, गेट इट वेरी क्रिस्टल क्लियर कि क्या लिखा है, क्यों लिखा है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इज़ व्हाट मैटर्स। आपने लिख दिया कि मैं हिस्टोरिकल रिसर्च कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, पूछेंगे वो आपसे। डेटा नहीं है, क्या है, मतलब आपके क्या ऑब्जेक्टिव्स है कि आपने ये वाली रिसर्च जो है वो चूज़ करी है। सो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इज़ व्हाट मैटर्स ओवर हियर, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि अ स्टूडेंट इज़ जारे, एक दूसरा स्टूडेंट जो है वो नेट क्वालिफाइड है, लेकिन अगर इसको प्रैक्टिकल अप्रोच ज़्यादा है तो इसको प्रेफरेंस मिल जाएगी वहाँ पे। सो इस चीज़ के ऊपर बहुत क्लियर रहना कि आपके एप्लीकेशन। आपको बताऊँ कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में गई थी। दी हार्ड रियलिटी इज़ कि आई वुड लिटरली टोल्ड कि यू हैव टू वेट फॉर अनदर 2 years। इतनी लंबी वेटिंग है वहाँ पर कि आपको एडमिशन लेने के लिए होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी जेन्युइन कैंडिडेट वहाँ एंटर नहीं कर रहा है, बट द रेशियो ऑफ द जेन्युइन कैंडिडेट वर्सेस द वन हु आर, मतलब ये था कि स्टूडेंट्स जा रहे हैं कि 1 साल से दिल्ली यूनिवर्सिटी में फैकल्टीज़ को मिल रहे हैं, उनके साथ एक फेमिलियर फेसेस बन रहे हैं, उनके साथ डिस्कस कर रहे हैं अपने प्रपोजल्स। तो आप कह सकते हो कि हाँ, ये हमारा एक फेलियर होगा या एक फॉल्ट होगा कि हम नहीं गए रेगुलर, बट दिस इज़ नॉट अ रीज़न ऑफ नॉट सिलेक्टिंग अ चाइल्ड। मतलब यू नीड टू वेट फॉर 1 or 2 years टू मेक श्योर दैट टीचर सेलेक्ट्स यू ड्यूरिंग दैट पैनल इंटरव्यू। एंड रही बात, एक चीज़ आप लोग हमेशा पूछते हो गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट। तो अगर आप ओनली पीएचडी कैटेगरी में हो, देखो पॉइंट इज़ आपका नॉलेज होना चाहिए। जैसे मैम ने भी कहा, यू शुड बी प्रैक्टिकल इनफ कि जो मुझे पढ़ाया गया है और जो आपको वो आना चाहिए। इट्स जस्ट लर्निंग बाय डूइंग एंड लर्निंग बाय नॉट बाय रोट मेमोराइजेशन। इफ़ यू आर डूइंग द थिंग्स योरसेल्फ, यू आर स्क्रॉलिंग द गूगल स्कॉलर, यू आर स्क्रॉलिंग, आप अगर रिसर्च पेपर्स पढ़ रहे हो, आप बढ़िया प्रपोजल बना लोगे। और जब आप खुद से मेहनत करोगे आपको सब पता होगा और आप जवाब दे पाओगे। उनको आपका कॉन्फिडेंस भी अट्रैक्ट करता है। आपकी वाली जो साउंड होती है ना, वो बता देती है इसको नहीं आता है। तो
I would say if the university is a private university and it has a grading of A or A plus by NAC, even B plus plus B, then you should go for that university rather than waiting कि मेरे को एक दिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मिलेगा, मेरा सिलेक्शन होगा. ठीक है, सपने पूरे होते हैं बट वी कांट ड्रैग देम, क्योंकि आपकी एज भी मैटर करती है और अब कोई भी चीज़ इतनी आसान नहीं रही है ना. आई थिंक NEP के बाद एक्सेस जब उन्होंने कह दिया कि इक्विटी है, एक्सेस है, पिलर्स ऑफ NEP 2020, तो आप नहीं कह सकते कि ये यूनिवर्सिटी गंदी है, ये बहुत अच्छी है, ये ठीक ठीक है. सो जस्ट गो बाय द NAC ग्रेडिंग, कोई दिक्कत नहीं आएगी. और जब भी किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना, जैसे हमने कहा था कि गाइड सेलेक्ट करना, तो ये भी देख लेना उस गाइड के अंदर सीट अवेलेबल है कि नहीं है. जैसे मेरा जो मुझे प्रॉब्लम फेस हुई थी, आई अप्लाइड इन IIT गुवाहाटी, सारा कुछ हो गया, आई वॉज लाइक क्लियर थ्रू ऑल दी स्टेजेस. इंटरव्यू मेरा 40-45 मिनट्स का हुआ, बट मुझे मेरा जो स्पेशलाइजेशन था एंड जिस पर्सन के अंडर मुझे करनी थी उनके अंडर सीट अवेलेबल नहीं थी और उनके अंडर सीट अगले साइकिल में आनी थी. सो हुआ क्या कि मेरा एक टाइम जो है वो वहाँ पे वेस्ट हुआ, क्योंकि मैंने वो पूरा प्रोसेस किया. एंड सोचो आप क्वालिफाई होने के बाद भी आई वॉज नॉट एबल टू गेट थ्रू, क्योंकि मुझे जिसके अंदर सीट चाहिए थी उनके अंदर सीट ही अवेलेबल नहीं थी. तो ये चीज़ पहले से क्लियर रख लेना कि किसके अंडर करनी है, किसके अंदर क्या है, मतलब सीट है कि नहीं है, तभी वो उस प्रोसेस के थ्रू जाना. तो पहले से अगर आप कनेक्ट कर लेते हो गाइड्स के साथ में कि मुझे आपके अंडर करनी है, तो आपको भी एक क्लैरिटी जो है वो यहाँ पे मिल जाती है. और इसके लिए अब तो आपके पास इजी एक्सेस है. अब तो टाइम इतना चेंज हो गया, आप उनकी वेबसाइट पे जाइए, फ़ोन नंबर्स हैं, ईमेल आईडी है. इनफैक्ट ये भी आ जाता है कि उनके पास कौन सी फील्ड में, कौन सी डिपार्टमेंट में कितनी सीट्स हैं, तो अकॉर्डिंगली आपको आइडिया लग जाता है. और अब तो मैम मल्टी डिसिप्लिनरी के ऑप्शन के बाद काफ़ी चीज़ें आपके पास बहुत ईजी हो गई हैं. अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अपना थोड़ा सा एरिया मर्ज कर सकते हो, वेल एंड गुड. बट हाँ, ये चीज़ रहती है मैम, जो मुझे जो मिली थी गाइड, वो प्रेगनेंसी इश्यूज से चली गई थी. मैटर्निटी पे 6 मंथ्स होता है बट वो ड्रैग हो जाता है. तो आई हैड अ प्रॉब्लम इस पूरे केस में कि गाइड जो थी वो उनको मैटर्निटी पे जाना था. हार्डली शी वॉज एबल टू गिव 1 मंथ. सो उस टाइम पर फिर यूनिवर्सिटी चेंज करो, ये सब चीज़ें होती हैं. तो वो आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा. आई थिंक इस चीज़ से बाहर आ जाओ कि सिर्फ और सिर्फ भैया वहाँ तो जान पहचान चलती है, मैनेजमेंट चलता है, चलता सब कुछ है, लेकिन वहाँ पर कुछ % जेन्युइन भी चलता है. तो आपको अगर उस जेन्युइन लिस्ट में आना है, उसके लिए आपको यूनिवर्सिटी विजिट करना पड़ेगा, गाइड को बताना पड़ेगा कि यार मेरे पे आपको कम काम करने, मुझे समझ है, आई एम थरो विद द रिसर्च एप्टीट्यूड. वो है तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा, विद इन 1 ईयर हो जाएगा. अब मैम मूव करेंगे हम टूवर्ड्स असिस्टेंट प्रोफेसर, क्योंकि हार्श रियलिटी आई डोंट थिंक सो कि यहाँ ज़्यादा है. आई थिंक इट्स मच मोर हार्श रियलिटी एंड डार्क रियलिटी व्हेन इट कम्स टू असिस्टेंट प्रोफेसर इंटरव्यू. तो आप कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहोगे? असिस्टेंट प्रोफेसर में अगर हम इंटरव्यूज़ या सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, सो आई वुड लाइक टू डिवाइड इट इनटू 2 पार्ट्स. एक होता है हमारा जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हम जाते हैं, जो आप API के थ्रू डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए अपेयर करते हो, जैसे आपकी DU हो गया, देन BHU है, AMU है. ये जो बड़ी बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये डायरेक्टली वैकेंसीज निकालती हैं. दूसरी जो प्रोसेस होती है वो होती है PSCs के थ्रू, जो स्टेट लेवल के ऊपर आता है. जैसे अभी UPPSC का हमने देखा, UPHEC का आता है, देन MPPSC है, RPSC है, CGPSC का आता है. तो ये जो हमारे पास में आते हैं, तो जो सिलेक्शन के चांसेस हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो PSC के थ्रू ज़्यादा रहते हैं नेट वाले कैंडिडेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से. क्योंकि जब आप डायरेक्टली जाते हो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के, आपको लगता है कि यार आपका नेट क्वालिफाई हो गया, आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे, डायरेक्ट इंटरव्यू देंगे और सिलेक्शन हो जाएगा. वहाँ पे जो चांसेस है बहुत कम है, क्योंकि API के थ्रू सिलेक्शन हो रहा है वहाँ पे. API में अगर हम DU की बात करें तो API कैलकुलेट होती है. अब API कैसे कैलकुलेट होती है? जिसका PhD है उसको 15 नंबर मिलते हैं API के अंदर, जिसका JRF है उसको 7 मार्क्स मिल रहे हैं, जिसका नेट है उसको 5 मार्क्स मिल रहे हैं. इसी तरीके से आपके जो भी मार्क्स आए हैं ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन के, कि 80% के ऊपर आए हैं तो इतना स्कोर मिला है, तो वो पूरा कैलकुलेट होता है. रिसर्च पेपर के मार्क्स होते हैं उसके अंदर, अलग अलग लेवल्स उसके अंदर बना के रखे हैं, उसके सारे मार्क्स कैलकुलेट होते हैं. अब जो API स्कोर में हायर आता है पर्सन, उसका वहाँ पर सिलेक्शन होता है, आप कह सकते हो उसको इंटरव्यू के लिए कॉल करी जाती है. मतलब AMU में तो मैंने देखा है कि एक पर्टिकुलर लेवल के नीचे अगर आपका API है तो आपको बुलाते ही नहीं है इंटरव्यू के अंदर. और आपने पता चलता है कि 15 दिन लगा के वो फॉर्म भरा था, एक फीस आपने जो है वो भरी थी और उन्होंने इंटरव्यू के लिए बुलाया ही नहीं है. तो ये हार्श रियलिटी है कि जब भी आप डायरेक्टली जा रहे हो तो अपने APIs के ऊपर या तो आपने बहुत स्ट्रॉन्ग वर्क करके रखा है कि एक्सपीरियंस भी है, रिसर्च पेपर्स भी हैं आपके पास, है PhD भी, ये सारी चीज़ें हैं. अगर नहीं है तो ऐसा नहीं है कि अप्लाई मत करना. DU में कॉलेजेस में हुए हैं मेरे नोन का जिनका PhD नहीं भी था, बट फिर भी सिलेक्शन हुआ है. बट वहाँ पे अगेन आपका बहुत एकेडमिक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए.
दूसरा जो रास्ता मैम आता है पीएससीज के थ्रू, तो वहाँ पे क्या जो है वो सिलेक्शन चांसेस आपको लगता है रहते हैं? मैम अगर मैं बात करूँ पीएससीज के थ्रू, तो एक इशू जो आता है वो ये है कि हर स्टेट में हर सब्जेक्ट का पब्लिक सर्विस कमीशन एग्ज़ाम नहीं होता है। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है कि ऐसे बहुत से सब्जेक्ट्स हैं जिसमें रेयर वैकेंसीज हैं। मैम प्रोमिनेंट सब्जेक्ट्स की अगर मैं बात करूँ, जैसे हिस्ट्री, पॉल साइंस, इंग्लिश, हिंदी और कॉमर्स, ये एक ऐसे प्रोमिनेंट सब्जेक्ट्स है जिसकी जनता बहुत ज़्यादा है। तो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि पब्लिक सर्विस कमीशन के बहुत सारे पेपर्स में जो आपके अगर छोटे सब्जेक्ट्स है जिनमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम है, उनकी वैकेंसी नहीं आती है, उनके सेट एग्जामिनेशंस भी कंडक्ट नहीं होते हैं। एंड अगेन वहाँ पर जिनका आ रहा है उनके तो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि गवर्नमेंट में आप जा सकते हो। अब अगर मैं बात करूँ कि अगर आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एंटर करना है, उसके लिए एक रास्ता और आता है, आप गेस्ट फैकल्टी के ज़रिए भी अप्लाई कीजिए एडहॉक। डीयू में तो एडहॉक बहुत फेमस है। बाकी अगर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की भी एक चीज़ हाईलाइट करूँ तो 1000 कैंडिडेट आते हैं 7 सीट्स के लिए। ये लास्ट 6 मंथ्स पहले की बात है। 1000 कैंडिडेट्स वो कॉल्ड फॉर 7 सीट्स। उसमें से जनरल कोटा की 3 ही सीट्स थी, बाकी सब SC ST OBC की सीट्स थी। And the time they were taking for interview was maximum 1.5 to 2 minutes and minimum was 1 minute. जब और 2 ही दिन में उन्होंने 1000 बच्चों का इंटरव्यू लेना था, तो द रूम दे मेड पीपल सिट डाउन, कैंडिडेट सिट डाउन। वहाँ पे इतनी जनता थी जो आई थिंक 500-600 किलोमीटर 700 किलोमीटर्स ओवरनाइट ट्रेन की जर्नी से आए थे। एंड दे वर पेड नथिंग फॉर द ट्रांसपोर्ट। TADA का तो कुछ क्वेश्चन ही नहीं है, क्लियर मैंशनड होता है। फॉर्म फिल करने के लिए मेजॉरिटी ऑफ द टाइम वेमेन को फ्री है, बट मेल्स को 500, 1000, 1200 बहुत नॉमिनल है, आपको आराम से पे करना है। इवन अभी अगर आपने गागी कॉलेज की वैकेंसीज़ पे अगर चेक किया होगा तो 2000 रुपये का फॉर्म था वो। एंड जब आप वहाँ जाओगे, वहाँ पर आपको सब आपस में कहते हैं ना, इतना परेशान और ऐसे सब बोलते मिलेंगे कि यार ये गलत कर रहे हैं। सब दबी ज़ुबान में कहते हैं ना, आक्रोश है लेकिन वो सामने नहीं आ रहा। एंड व्हेन इट इज़ लाइक आफ्टर 12 अगर आप देखोगे तो एक देखो 3 पैनल में 5 लोग भी बैठे हैं, 6 भी बैठे हैं। दे आर ऑल्सो ह्यूमंस। वो सुबह 9 बजे से स्टार्ट करेंगे, शाम के 6 बजे तक वही नॉन स्टॉप 1100 कैंडिडेट से वही 4-5 सवाल पूछ रहे हैं, और शाम के 4 बजे तक उनका ये हाल हो जाता है कि भाई बाकी चली जाओ। सो दे वेरी वेल नो कि ये सीट किसको जानी है ना। आपको मैं ये भी बता दूं कि एडहॉक का प्रेशर बहुत रहता है कि हमें ही लिया जाए। तो नॉट जस्ट कि आपका ये कोई एक धरने पे ना बैठ जाए, स्ट्राइक ना हो जाए, इस डर से 1 या 2 कैंडिडेट्स जेन्युइन आते हैं, बाकी उनकी पहले से फिक्स रहता है। एंड आई हैव नो इश्यूज इन टेलिंग दिस ऑन दिस बिग प्लेटफॉर्म, बट द फैक्ट इज 1-2 जेन्युइन जाते हैं। तो आप उन 1-2 में हो सकते हो इफ़ यू आर लाइक एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैंडिडेट। एंड आई वॉज लिटरली टोल्ड मैम कि आपका हो जाता, बट दे जस्ट स्माइल्ड एंड दे सेड आप अच्छे हो। और मतलब उनके पास कोई जवाब नहीं था कि आपको वो किस बेसिस पे। और 85 से कम API में अगर आपका 85 से कम है तो आई वुड से आप DU में फिल ही ना कीजिए, अपना पैसा बर्बाद मत कीजिए। बिकॉज 85 से कम में आपका स्क्रीनिंग कमेटी में सिलेक्शन नहीं होता, बिकॉज वी फिल द फॉर्म, वी नो 85 इज़ द मिनिमम बैरिगेट जो वो लगा देते हैं। उसके बाद वाला अगर आपके 84 भी आप यू फॉरगेट इट दैट यू विल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू। बट माई पॉइंट इज़ आप 1 मिनट में, या मैं कहती हूँ चलो 2 मिनट 3 मिनट, 2 से 3 मिनट में कैंडिडेट को जज कैसे करते हो। एंड देर इज़ नो राउंड 2, देर इज़ नो राउंड 3, देर इज़ नो राउंड 4, देर इज़ ओनली राउंड 1। यू विल जस्ट सिट डाउन। अगर मैं भी आ रही हूँ मैम और मैं इतने सारे लोगों को देख के बैठ भी रही हूँ, आई विल टेक 30 seconds टू सिट डाउन एंड मेक माई सेल्फ कम्फर्टेबल, बिकॉज सारे तो बड़े बड़े एसोसिएट्स हैं और प्रोफेसर लेवल के। बच्चा 30 से 40 सेकेंड में तो काम डाउन होगा और वो जज हो जाएगा कि भाई आपका सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा। सो दिस इज़ वन हार्श रियलिटी। सो इफ़ यू वांट टू एंटर इनटू द सेंट्रल यूनिवर्सिटी सेक्टर, बेटर टू गो वाया गेस्ट एंड एडहॉक। आपका थोड़ा पैर जमना स्टार्ट होगा और फिर आप अपने लिए थोड़ी फेमिलियर फेस होगे और आपको जान पहचान बनेगी। एंड अदरवाइज आपको आई थिंक दे राइट नाउ जब ICT आ चुका है, हमारा विकसित भारत जो है टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट है, तो आप इस फील्ड में शिफ्ट भी करने का थोड़ा बच्चों को मुझे लगता है अवेयरनेस भी नहीं है अबाउट द करियर अपॉर्चुनिटीज़ इन द ऑनलाइन सेक्टर।
बट येस मैम, जिनके स्टेट्स में पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर आता है वो बहुत, आई थिंक यू पीपल आर बेटर देन अदर स्टेट्स, बिकॉज दिल्ली में भी मैम, आई बिलोंग टू दिल्ली, मतलब मैं बचपन से देख रही हूँ कोई भी ऐसा सरकारी पेपर दिल्ली में नहीं होता है, हर स्टेट में होता है, हमारे यहाँ नहीं होता, इवन हमारा स्टेट टेट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि कैपिटल है तो कैपिटल में इस तरह के एग्जामिनेशंस नहीं होते हैं, तो इट्स इक्वल फॉर ऑल द स्टेट्स। बट ये है मैम, एक और रास्ता है, जैसे जब आप जा रहे हो अप्लाई कर रहे हो यूनिवर्सिटीज़ में, सो डू नॉट जस्ट सिट, मतलब वेट कर रहे हो कि यार PSCs के थ्रू जाएंगे, वेट करोगे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू जाएंगे, अभी नहीं हो रहा है तो पता चल रहा है 1 साल घर पे बैठे हैं, ये काम मत करना, स्टार्ट कर दो, किसी कुछ भी कर प्राइवेट लो। यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दो, एटलीस्ट एक्सपीरियंस स्टार्ट हो जाएगा, पढ़ाना तो आ जाएगा ना कि पढ़ाते कैसे हैं, फेस कैसे करते हैं, क्लास में 100 बच्चा बैठा है तो पोडियम पे खड़े होके बोलना कैसे, आधे लोगों के तो पैर काम जाएंगे वहाँ पे, खड़े ही नहीं हो पा रहे, पता चल रहा मुंह से कुछ निकल नहीं रहा, बच्चे ने एक सवाल पूछा तो हमारा कॉन्सेप्ट हम खुद ही भूल गए, तो वो कॉन्फिडेंस आने में भी समय लगता है। आपने अभी क्या किया है, आपने खाली वो एक टॉपिक पढ़ा है MCQ के फॉर्मेट से, इससे पढ़ा नहीं पाओगे, पढ़ाने के लिए और थरो नॉलेज चाहिए, क्योंकि क्लास में 100 बच्चे 10 अलग माइंडसेट से बैठे होते हैं, कुछ बुली करने बैठे होते हैं आपको, कुछ आपसे घुमा के क्वेश्चंस पूछने के लिए बैठे होते हैं, कुछ सिर्फ और सिर्फ आपको जज करने बैठे होते हैं, तो उन सबको टैकल आप एक्सपीरियंस से कर पाओगे, तो वो सीख लोगे तब तक है, मतलब जब तक कि आप पता चल रहा सेंट्रल या PSCs के थ्रू जाओगे ना, तो वो इंटरव्यू में भी आपको एडेड एडवांटेज देगा, क्योंकि एक तो एक्सपीरियंस हो गया, तो एक तो मतलब पेपर पे आ गया कि भाई एक्सपीरियंस होल्डर है यहाँ पे। अब जब आपने यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, फेलो जो आपके साथ में प्रोफेसर्स थे उनके साथ रिसर्च पेपर्स लिखने लग गए, एक वहाँ का एक्सपीरियंस आपका आ गया, फिर स्टूडेंट्स टैकल करने का एक्सपीरियंस आ गया, टीचिंग का एक्सपीरियंस आ गया। आप इसके साथ आप ये भी कर सकते हो, अगर आपको टीचिंग लाइन में जाना ही जाना है और अपने आप को रिस्ट्रिक्ट मत करो ईदर टू स्कूल टीचिंग और टू असिस्टेंट प्रोफेसर। आई थिंक अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की लाइन में आ चुके हो, टीचिंग तो आपने करनी है, तो बेटर आप थोड़ा स्कूल टीचिंग को भी लेके चलो, बिकॉज अगर आपका सपना गवर्नमेंट जॉब है और आप जाना चाहते हो कि आप गवर्नमेंट में ही जाना है, बिकॉज मैम हम देखते हैं बच्चों को है ही गवर्नमेंट सेक्टर में जाने का, तो आई थिंक इवन आप देखेंगे टीचिंग में वैकेंसीज जल्दी आती है, क्योंकि अगर हम पब्लिक सर्विस कमीशन के असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें, मैम जम्मू कश्मीर की जो वैकेंसी आई थी JKPSC की, इट वॉज आफ्टर 9 years। UPPSC की अब जो आ रही है दैट इज़ ऑल्सो आफ्टर क्वाइट अ नंबर ऑफ ईयर्स के बाद आ रही है। सिमिलरली UPHSC का 2000 समथिंग 20 के आस में 21-22 में हुआ था, और उसके बाद अब हुआ है 2024 में, तो इतनी फ्रीक्वेंट नहीं आती, और उस बीच में हमारा कई बच्चों का एज ग्रुप भी क्रॉस हो जाता है, तो ये एक चीज़ रहती है। बाकी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ, आई हैव टॉट इन Amity यूनिवर्सिटी, तो जो आपको एक्सपोजर मिलता है ना अदर यूनिवर्सिटीज़ में अपार्ट फ्रॉम सेंट्रल, वो आपको और वाइड स्प्रेड एक्सपोजर मिलता है। ऐसा नहीं है, क्या होता है गवर्नमेंट में अच्छी चीज़ है कि टीचर का काम टीचिंग है, दैट इज़ गुड इनफ, वही करना चाहिए, बट इफ़ यू गो टू यूनिवर्सिटीज़ जहाँ जो अभी अपने आप को स्टैब्लिश कर रहे हैं, वहाँ पर आपको कई सारे काम का एक्सपोजर मिलता है, लाइक यू गेट एन एक्सपोजर टू एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट, यू गेट द एक्सपोजर टू द टाइम टेबल कंटेंट मेकिंग डिपार्टमेंट, यू गेट द एक्सपोजर कि बाकी यूनिवर्सिटीज़ के साथ मिलकर मीटिंग्स बैठती हैं कि आप करिकुलम डिसाइड कैसे करते हो, बोर्ड ऑफ स्टडीज़ बैठता है, वो सब चीज़ें आपको सीखने को मिलती है। जैसे मैम ने आपको बहुत अच्छी एडवाइस दी कि आप बैठो मत, कुछ भी करो, कुछ भी करोगे तो एटलीस्ट आपको बस एक्सपोजर आएगा, और कोई भी तरह का एक्सपीरियंस ख़राब या वेस्ट कभी नहीं होता है। मेरे पास एक स्टूडेंट का मैसेज आया था रिसेंटली, मैम उसने तो परसेंटेज कैलकुलेट कर दी थी कि इस फील्ड में इतना ही % सीट्स है, तो अब मेरे को स्ट्रीम चेंज कर लेनी चाहिए। मैं तो सीधे बोलती हूँ कि तुमको तो एक ही सीट चाहिए ना, तो हाँ। अपने आप हाँ। वो जो 50 कैंडिडेट उनके आगे इतना एक्सेल कर दो कि वो एक सीट तुमको ही मिलने वाली है, फिर मतलब ये क्या अगर कर- 2 जेन्युइन सीट्स हाँ। भी हो रही हैं तो यू एक्सेल योरसेल्फ कि आपको वो सीट मिल रही है। मतलब हम नेगेटिविटी के ऊपर इतना फोकस रहते हैं कि हम पॉजिटिविटी को साइड कर देते हैं। ये ना ये इस चीज़ पे आप लोग ज़्यादा फोकस करते हो कि कौन सी फील्ड में कितनी सीट है। अगर देखो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इस फील्ड में ज़्यादा है, नंबर ऑफ सीट ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली रेशियो उतनी ही आएगी हर सब्जेक्ट की। अगर आप देखेंगे तो ऐसा नहीं है कुछ सब्जेक्ट में बहुत सारे बच्चे हैं तो उसमें बहुत सारी वैकेंसी है, बच्चे भी तो बहुत सारे हैं, तो आप ये मतलब मान per के चलो। candidate, per हाँ, seat। ये मैम ये बहुत देखते हैं कि यहाँ कितना एक्सपोजर है, बजाय कि इन सब चीज़ों के यू एक्सेल इन दैट फील्ड, मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट, आप वहाँ के बेस्ट कैंडिडेट बन जाओ। भैया आपको कौन छोड़ेगा, कोई भी नहीं चाहेगा कि मेरी यूनिवर्सिटी फ्लॉप शो हो जाए। एंड आई थिंक आने वाले टाइम में मैम जिस तरह से विरोध बढ़ रहा है, हम लोग भी कर रहे हैं, आप देखिए इस चैनल, इस पॉडकास्ट सीरीज़ के माध्यम से हम बेसिकली आपको अवेयरनेस ही क्रिएट कर रहे हैं। अब कोई तो सुनेगा इस पॉडकास्ट को जो गवर्नमेंट सेक्टर में होगा, जब वो सुनेगा तो देखो चेंज आएगा। इट माइट टेक ईयर्स बट इट हैज़ टू कम, दैट इज़ फॉर श्योर।
सो आई बिलीव मैम हमने काफ़ी अच्छी रियलिटी इन लोगों को दिखा दी है, चाहे वो पीएचडी के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर के हाँ। पॉइंट ऑफ व्यू से हो। अभी भी आपको लगता है कि आपके मन में कोई सवाल है, चाहे वो पीएचडी से रिलेटेड हो, टॉपिक से रिलेटेड है, पेपर से रिलेटेड है, AP से रिलेटेड है, सो डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन. We would love to come up with a regular podcast on the topics which you want us to come up with. So comment section के अंदर ज़रूर बताना कि do you want any other podcast, जो भी आपके टॉपिक, जो भी आपके डाउट्स आ रहे हैं माइंड में, do let us know in the comment section. And thank you so much for tuning in at UGC Matters.